नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नई क्लास के साथ, नए उमंग के साथ हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने गुण संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जो है कि अब तक संधि की जो है 2 क्लासें हो चुकी हैं। संधि विचार की 2 क्लासें हुई हैं। संधि विचार में हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था, स्वर संधि के भेद को पढ़ा था। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयाद संधि। तो हम लोगों ने क्या किया था कि दीर्घ संधि को पढ़ा था। दीर्घ संधि का पढ़ा अक स्वर रे दीर्घ। हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले जो क्लास थी तो पढ़ा था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। इसका सूत्र क्या था? ये सूत्र याद कर लीजिएगा। अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। इसको आप लोग गायन कीजिए हमारे साथ साथ। अक सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होगा अक सवर्णे दीर्घ। अक मतलब यहाँ अक का मतलब है अक प्रत्याहार से है। हम लोगों ने प्रत्याहार के बारे में पहली क्लास में पढ़ा था, जो कि वर्ण विचार के अंतर्गत है। वो पूरी क्लास पढ़ी हुई है। इसी चैनल में प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जो है कि लाइन बाय लाइन क्लास लोग देखेंगे, सीरियल क्लास लोग देखेंगे, तो ये जो है संस्कृत संधि है, ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से संस्कृत व्याकरण की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये जो संस्कृत व्याकरण है, इसमें टीजीटी, पीजीटी, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए एक क्लास पूरी विधिवत बनाई गई है। ये जो नोट्स की तरह आप लोगों को सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग इसको लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छे ही बनाया गया नोट्स है। इसको आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुण संधि पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने गुण संधि पे चर्चा किया था कि गुण संधि कि आद गुण संधि पढ़े थे। गुण संधि में क्या पढ़े थे? गुण संधि का सूत्र क्या होता है, इसको याद कर लीजिए। आद गुण क्या पढ़े थे? आद गुण पढ़े थे। आद गुण मतलब अ या के बाद। आद मतलब अ या आ के बाद। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, मतलब ई या बड़ी ई आए, उ या बड़ा उ आए, री या बड़ी री आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः अ या ई आए तो ए होगा। या बड़ी आ या बड़ी ई आए तो ए होगा। और अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाएगा। और री या बड़ी री के बाद री आए तो अर, और री आए। ये जो री होती है केवल छोटी होती है, री बड़ी री नहीं होती है। इसलिए री या इस तरह री नहीं कर देंगे, ये गलत माना जाता है संस्कृत में। री केवल छोटी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था और इसके बारे में जाना था, और उस पर कुछ उदाहरण किए थे। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया था, उपधनिंद्र ले लिए थे। उप धन इंद्र, इसको हम लोगों ने कैसे किया था? इसको हमने जब अर्जित किया था, 4 चरणों वाली हम लोगों ने संधि सीखी थी। तो ऊपर से अ निकलेगा, अ यहाँ आ जाएगा, और प्लस ये ई निकल जाएगा यहाँ से, और बचेगा द्र। ये छोटी ही रहेगी, यहाँ बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे इंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ का छोटा यहाँ का छोटी, दोनों मिलके यदि अ या के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा, छोटा ए का मात्रा क्या होता है? 1 पाई। ए का मात्रा क्या होता है? डबल पाई। ए का मात्रा डबल पाई, ए का सिंगल पाई। ओ का मात्रा ऐसे लिखा जाता है। ओ का मात्रा ए ऐसे लिखा जाता है। ये ओ का मात्रा है, ये ओ का मात्रा है। हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद रपर और लपर के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने उसके कुछ विशेष नियम, जो कि विशेष नियम यानी हम लोगों ने क्या पढ़े थे? विशेष नियम, ऐसे नियम जो गुण संधि के अपवाद हैं। गुण संधि के क्या है? अपवाद। अपवाद यानी अपवाद किसे कहेंगे? जो नियम बनाया गया है भाई, अगर उसका पालन नहीं होगा तो वो अपवाद होगा।
हम लोग क्या कर रहे थे कि अपवाद में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, अच्छादु हिन्याम उपसंख्यानम, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और ये वार्तिक, और हम लोगों ने वार्तिक के बारे में चर्चा किया था। अगर आप लोग वार्तिक के बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं, संहिता के कार्य के बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं, पीछे की दोनों क्लासों को देख कर आए, जिससे एक क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अब हम लोग आज की इस क्लास में जहाँ तक पढ़े तो उसके आगे अब चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है स्वादि रे रीड़ो, क्या लिखा है? स्वादि रे रीड़ो वार्तिक। हम लोगों ने वार्तिक को चर्चा किया था कि जहाँ भी वार्तिक रहे उसको किसने लिखा है? कात्यायन, कात्यायन जी ने, कात्यायन जी ने लिखा है। ये एक ऋषि थे। जब पाणिनि जी द्वारा लिखी गई, बाबूराम सक्सेना पाणिनि जी लिखे हैं। इसके बाबूराम सक्सेना के जो व्याकरण है ये सब पाणिनि जी द्वारा लिखित हैं। जो सूत्र थे उसमें जो सुधार किए गए कात्यायन जी ने, उसमें जो कुछ विशेष नियम आए, कुछ विशेष संधियाँ आई, जिसको करने में क्या थी, असफलताएं आ रही थी, जो संस्कृत में ऐसे शब्द यूज ही नहीं हो रहे थे। जैसे यहाँ पे हम लोग अब स्वाद रेडियो को समझते हैं। जब स्व शब्द के बाद स्वाद रेडियो, मतलब स्वाद से क्या निकलेगा? स्वाद से क्या निकला? स्वाद से निकला स्व शब्द के बाद, स्व शब्द के बाद यहाँ से निकलेगा ई। यहाँ क्या है? ई र। उसके बाद क्या है? ई ऋण है, इसी सूत्र से निकल रहा है। स्व शब्द के बाद ई रे आई ऋण आए तो स्व के आकार, स्व में क्या है? स्व। यहाँ से क्या निकल दिया? अ निकला ना, हलंत लगा तो अ को क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। और ईर और ऋण के इकार, यहाँ से इकार, इसको क्या कहेंगे? इकार के स्थान में अय वृद्धि हो जाता है। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अया के बाद ई आए तो क्या होगा? ए होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है? अय हो जा रहा है। अय क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है, और ए क्या है? गुण संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ पे ये क्या है कि गुण संधि का अपवाद है। इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पे है स्वधनीरह, इसको समझते हैं। क्या है? स्वधनीरह है। स्व से क्या निकलेगा? संधि करेंगे स्व, यहाँ अ निकाल देंगे जब इसमें हलंत लगा देंगे तो, और यहाँ से ई निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा र। यहाँ क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। ई आया है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? अय हो गया है। तो गुण संधि का अपवाद है। तो यहाँ पे अगर हम लोग गुण संधि से बनाते, यहाँ हो जाता स्वेरह, इस तरह लिखा जाता। लेकिन ये संस्कृत में ऐसा कोई शब्द स्वेरह नहीं है। ये शब्द क्या है? गलत है। इस शब्द को सही करने के लिए कात्यायन जी ने लिखा कि स्वादि रे रीड़ो वार्तिक है, स्वादि रे वार्तिक की रचना की, और यहाँ पे अय न होकर अय हो गया है, यहाँ स्वेरह हो जाएगा और ये संधि सही हो जाएगी। अगर कहीं पर दिया जाए कि स्वधन ईरह बराबर स्वेरह में वृद्धि संधि हुई है, किस सूत्र से हुई है? आप लोगों को सूत्र को बताना है। स्वादि रे रीड़ोह, क्या बताना है? स्वादि रे रीड़ोह, स्वादि रे रीड़ोह। अब पूछ लिया जाए स्वादि रे रीड़ोह सूत्र जो है किसने लिखा है? तो बताएंगे कात्यायन जी ने लिखा है। क्या बताएंगे? कात्यायन जी ने लिखा है। इसी तरीके से इसमें और भी उदाहरण है। यहाँ देखिए, स्वधन ईरह स्वैरह, स्वधन ईरड़ी स्वैरड़ी, यहाँ पर भी अ और ई मिलके ए न होकर अय हो गया है। यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। स्वधन ईरम स्वैरम, यहाँ पर अ और ए, यहाँ से अ और यहाँ से ई दोनों मिलकर गुण संधि के आद गुण के सूत्र से ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए न होकर क्या हुआ है? अय हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। इसलिए एक गुण संधि का अपवाद है और यह स्वैरम है, क्योंकि स्वैरम कोई शब्द संस्कृत में नहीं होता। इस कारण इसके लिए एक विशेष नियम कात्यायन जी ने लिखा। स्वादि रे रीड़ह वार्तिक से यहाँ पे स्वैरम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये दे दिया जाए स्वधन ईरम में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि न लगा के वृद्धि संधि करना होगा, तभी सही होगा। ये सब जो है क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपरों की दृष्टि से, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी प्रकार स्वधनीरी हो गया है, स्वैरी हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं कि यहाँ पे एक सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? एक सब क्या है? ये सूत्र है। और जहाँ पर भी वार्तिक लिखा है वो सूत्र किसने लिखा है? वो कात्यायन जी ने लिखा है, कात्यायन ऋषि जी ने लिखा है। इसमें कात्यायन जी, अफसल जी, ये सारे ऋषि मुनियों द्वारा जो संस्कृत व्याकरण में जो कुछ नवीनतम शब्द थे, अशुद्धियाँ थी, उनको इन सूत्रों के माध्यम से दूर किया और संधि को निखारने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं। जब प्र के बाद क्या
सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है। प्र के प्रादु माने प्र के बाद यहाँ से क्या निकला, दू से क्या निकला, ऊह, और ह से ऊह, उसके बाद क्या, ऊह, यही ऊ और ढ क्या मिला देंगे, ऊढ़, ऊढ़ हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकला, एस, यहाँ से क्या निकला, एस निकला, और यहाँ से क्या निकला, एस से निकला। सब सूत्र से ही निकल रहा है। प्रादुहोढ़ से सुवार्तिक, इस सूत्र को कैसे याद करेंगे, प्रादुहोढ़ से सुवार्तिक, कात्यायन जी ने लिखा है। जब कभी भी प्र के बाद ऊह ऊढ़ एस ऐसे आते हैं तो दोनों के स्थान पर संधि अक्षर गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर होता है, वृद्धि स्वर होता है। जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दो लोग मिले, क्या हुआ, वृद्धि हो जा रहा है, यानी बड़ा हो जा रहा है। आप लोग भी इसी तरह ऐसे ही लोगों के साथ मेल करें जिससे आप मिले, आप भी बड़े हों। ऐसे लोगों के साथ मेल ना करें कि आप उनसे मिलने के बाद आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, आप छोटे हो जाएं। यानी छोटे होने का मतलब आप जब गलत संगत पकड़ेंगे तो गलत दिशा में चले जाएंगे। आपकी जो है कि लोगों के बीच जो व्यक्तित्व था वो धीमे धीमे कम हो जाएगा। अब नगर के समान आपको लोग तुच्छ मानने लगेंगे। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों के साथ मिले, ऐसे लोगों की संगत पकड़ें जो कि अच्छे इंसान हो, सफल इंसान हो, आप भी सफल हो। इस तरीके से ये संधि भी हमें यही सिखाता है और इसी संधि के माध्यम से आप लोग सीखने का प्रयास करिए। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, प्रधन ऊह, क्या दिया है, प्र से क्या निकलेगा, प्र से क्या निकलेगा, यहाँ देखिए, जैसे प्र है, हम लोग जब प्र धन ऊह दिया है, ऊह, प्र में हम लोग क्या लगाएंगे, हलंत लगा देंगे, और यहाँ से निकलेगा अ, यहाँ से निकलेगा ऊ, ये हो जाएगा ह। या ऊ के बाद आए तो क्या होता था, ऊ होता था, हाथ गुड़ा से ओ होता था, लेकिन यहाँ ओ न होके क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्योंकि प्रोह कोई, प्रोह यहाँ हो जाता, प्रोह तब हो जाता, प्रोह कोई संस्कृत में शब्द नहीं है, यहाँ इसलिए ओ हो गया है। और यहाँ पे क्या हो गई है, वृद्धि संधि हो गई है। इसी प्रकार प्रधन उड, प्र से अ निकलेगा, उ से उ निकलेगा, दोनों के स्थान पे ओ हो जाएगा। और किस संधि का निर्माण होगा, वृद्धि संधि बनेगी। ये गुण संधि का अपवाद है। अगर कहीं पर दे दिया जाए प्रधनु या प्रवरा दे दिया जाए, प्रवरा में कौन संधि है, आप लोग गुण न मार के वृद्धि करेंगे। यहाँ से अ और यहाँ से उ दोनों मिलके क्या निर्माण किए, ओ, जबकि क्या होना चाहिए, आद गुण से ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह गुण संधि का अपवाद है, यहाँ पे अ होगा और वृद्धि संधि होगी। इसी तरीके से प्रधन ऊढ़ी प्रौधि हो जाएगा, प्रधन एस प्रैस इंग रूपम के अपवाद है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उपसर्गादि द्वितीय धातु क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, उपसर्गाद द्वितीय धातु। ये जो सूत्र है उपसर्गात द्वितीय धातु, इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ये सूत्र है, जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि उपसर्गात द्वितीय धातु दिया है, जैसे इसका उपसर्ग हो जाएगा, उपधन छत ही है, उपार्छद बन जाएगा। तो इसमें पूछेगा कि उपार्षद छंद किस सूत्र से हुई है। उपार्छद में जो संधि हुई है, उपार्छद में क्या हो जा रहा है, आर हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। जो वृद्धि संधि बनी है 21 सूत्र से हुई है, तो आपको क्या जवाब देना होगा, उपसर्गाद द्वितीय धातु। इसको कैसे याद करेंगे, उपसर्गाद द्वितीय धातु का सूत्र याद हो जाएगा, तो संधि भी आसानी से हो जाएगा। हम लोग अब इस सूत्र को समझते हैं। जब शुरू में अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि उप, जब उप हम लोग उप लिखेंगे, उप का हलंत निकाल देंगे, यहाँ उप रहेगा, उप का हलंत, उप का हलंत लगाए, आ जाएगा, आखिरी में आया तो आखिरी में आया तो वह अवर्णांत हो जाएगा, अवर्णांत हो जाएगा, आखिरी में आया तो अवर्णांत हो जाएगा। जब शुरू में अवर्णांत, केवल अवर्णांत ही उपसर्ग होने चाहिए। जैसे अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, अवर्णांत उपसर्ग हो जाएंगे प्र, जब हम लोग प्र को लिखेंगे तो यहाँ से हलंत लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा अ। इसी प्रकार उप है, उप में हलंत निकाल लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा ना, ये अवर्णांत उपसर्ग है। उप, औ, अप इत्यादि इसी तरह के शब्द हैं तो होते हैं। उपसर्ग हो तो तथा बाद में री धातु, क्या हो, बाद में उपसर्ग के बाद, जब शुरू में अ के बाद अवर्णांत उपसर्ग हो
अवनात उपसर्ग हो तथा बाद में री धातु आए तो अ और री के स्थान पे अवनात उपसर्ग का जो अ है और ऋक्षत धातु का जो री है, इन दोनों के स्थान पे और री के स्थान पे अवर्णांत जो उपसर्ग आया, जैसे अवर्णांत उपसर्ग क्या है, अप है, अव है, अभी, अभी नहीं है। अब हम लोग कहते अभी, अभी, अभी क्या है, अवर्णांत उपसर्ग नहीं है, क्योंकि जब हम लोग इसको लिखेंगे अभ धन ई आएगा, यहाँ पे ई वर्णांत उपसर्ग है, ई, यहाँ पे अवर्णांत उपसर्ग नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जब शुरू में अवर्णांत उपसर्ग हो तथा बाद में री धातु आवे तो अ और री के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यदि आद गुणा से यदि अ या आ के बाद या दीर्घ अ या आ के बाद क्या है, री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आर हो जा रहा है। आर यानी वृद्धि संज्ञक वर्ण है और ये गुण संज्ञक वर्ण है, आर हो जा रहा है, इस कारण ये गुण संज्ञक का अपवाद है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसको उदाहरण, और हम लोग देखते हैं उदाहरण पे उपधन ऋक्षत। क्या पढ़े, उपसर्गात द्वितीय धातुओं से, उपसर्गात द्वितीय धातु जो सूत्र था उससे हम लोगों ने पढ़ा अवर्णात उपसर्ग हो, यहाँ पे उप अवर्णात उपसर्ग है ना, उप में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे उप है, उप में क्या है, इस तरह से कर देंगे, हलन लगा दे, अवर्णात उपसर्ग आया और ऋक्षक में री है, दोनों के स्थान पे क्या कहा था, अर न होके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर हुआ तो यहाँ पे बचा उप, यहाँ पे क्या हुआ, आर बन गया तो यहाँ बचा छत, क्या बचा छत। इस तरह संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उप, यहाँ पे आर ये हो जाएगा उपार, और यहाँ पे जो आर है उसके ऊपर चला जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा उपार छति, क्या बना, उपार छत हो गया। इसी तरीके से अवर्णांत उपसर्ग यहाँ टेबल के माध्यम से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अवर्णांत उपसर्ग ऋद्धि धातु, इसको हम लोग ने बढ़िया से लिख दिया है। प्र, इसमें भी क्या है, अवर्णांत उपसर्ग है, इसमें भी अवर्णांत उपसर्ग है, इसमें भी अवर्णांत, इसमें अवर्णांत। अगर यहीं पे क्या करता, अभिधन ऋक्षत कर देता, अभिधन ऋक्षत ही, तब आप लोग यहाँ पे गलत ना करें कि अभार्छत कर दे, यहाँ पे अभर्छत ही होगा, क्योंकि ये अवर्णांत उपसर्ग नहीं है, ये ई वर्णांत है, ई वर्णांत। ये गलती मत करिएगा, पेपरों में भ्रम के माध्यम से इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे प्राधरिक्षत प्रार्छत हो जा रहा है, जबकि यहाँ अगर गुण संज्ञक वर्ण से होता, अर से होता, क्या हो जाता, प्रच्छत हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रार्छत ही होगा। और जब कभी ऐसा उदाहरण दे दिया जाए प्रार्छत में कौन सी संधि होगी और किस सूत्र से होगी, तो आप लोगों को ये लिखना होगा कि प्रार्छत में वृद्धि संधि होगी, उपसर्गाद धातु से हुआ है तो उपसर्गाद सूत्र होगा। इस विकल्प को टिक करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, ये भी एक अपवाद ही है, ये सूत्र है, गुण संधि का अपवाद है। वाह सुप्या पिछला, ये जो सुप्या पिछला लिखा है ना, वह मतलब यदि, सु, सुप्या मतलब सु, यहाँ से क्या निकला, सु, यहाँ से निकला सु, सु माने संज्ञा धातु, सु मतलब संज्ञा धातु या नाम धातु, इसको क्या कहेंगे, नाम धातु कहेंगे, नाम धातु कहेंगे। यदि नाम धातु या संज्ञा धातु से, संज्ञा शब्द से बनी धातु, मतलब संज्ञा से बनाई गई धातु, जो संज्ञा से बनी गई धातु उसे संज्ञा धातु कहेंगे। वह सुप्या पिछला और आपिसल, यहाँ पे सुपिछला है, ये आपिसल जो है ये ऋष का नाम है, इसी में रिप का, यदि सु के बाद आपिसल ऋष कहते हैं कि यदि सु मतलब संज्ञा धातु के बाद नाम धातु संज्ञा नाम धातु हो तो, नाम धातु हो तो क्या होगा, नाम धातु हो तो आर विकल्प, आर मतलब ये वृद्धि, और जहां भी विकल्प शब्द यूज जाए ना उसका मतलब हो जाएगा गुण, मतलब कि वृद्धि भी होगी, गुण संधि होगी। अगर वहां पे गुण संधि भी लगा कि आप उस संधि को कर सकते हैं और वृद्धि संधि से भी होगा। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। उदाहरण क्या दिया है, प्रधन ऋष भीयत, प्र से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, जब इसमें हलंत लग जाएगा प्र में तो प्र से अ निकलेगा।
और यहाँ से री निकलेगा, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर भी कर सकते हैं या आर भी कर सकते हैं। आद गुणस हम लोगों ने पढ़ा, यदि आया के बाद हर्ष या दीर्घ रिया री आवे तो दोनों, तो उसके स्थान पे अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और यहाँ पे आर भी हो जाएगा। देखिए क्या किया है, प्राधन प्रार्थ भियत भी हुआ है और प्रस भियत भी हुआ है, ये दोनों के दोनों संधियाँ सही है, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि ये वृद्धि है और ये गुण है, ये गुण संधि है। और यहाँ पे ऋष भी, ऋषभ का मतलब क्या होता है, ऋषभ का मतलब होता है, ऋषभ का मतलब क्या होता है, बैल। क्या होता है, बैल। बैल क्या है, एक संज्ञा शब्द है ना, एक संज्ञा है, कोई नाम है ना, बैल है, राम है, सीता है, सब संज्ञा है। तो बैल क्या संज्ञा है। अब प्रास भेद का मतलब क्या होगा, बैल की तरह आचरण करने वाला। अब हम लोग गुण संज्ञक वर्ग, अपनी संज्ञक वर्ग के बारे में पुनः जान लेते हैं। हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है गुण संज्ञक वर्ग कौन कौन से होते हैं, वृत्त संज्ञक वर्ग कौन कौन से होते हैं। गुण संज्ञक वर्ग ए अ ओ, और अ से क्या बनता है, अ से ही अर बनता है, रेप के साथ आएगा तो अर और लपर के साथ आएगा तो अल होगा, इसलिए ये जो है गुण संज्ञक वर्ण नहीं होंगे, अ से ही बने हुए हैं। और यहाँ पे वृद्ध संज्ञक वर्ण है, वृद्ध संज्ञक में आ से क्या बनेगा, आर बनेगा रेप के साथ आने पर, और लपर के साथ आने पर क्या बनेगा, आल बनेगा, वृद्ध संज्ञक वर्ण हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले सूत्र के बारे में जिसे कात्यायन जी ने लिखा है। जहाँ पर विवार्तिक देखेंगे वहाँ पे कात्यायन ऋषि जी ने लिखा है, द्वितीय च तृतीया समासे, द्वितीय च तृतीया समासे। और तृतीया समास किसमें होती है, तृतीया समास मतलब समास का आप लोगों ने अगर समास के बारे में थोड़ा भी ज्ञान होगा नहीं होगा तो भी हम बता देते हैं आप लोगों को कि अगर केवल तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सारे के सारे समास होते हैं। तृतीया समास यानी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ही होगा, तत्पुरुष समास ही होगा, द्वितीय च तृतीया समास है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऋत शब्द के साथ क्या, ऋते मतलब ऋत शब्द के साथ, सूत्र से ही ऋते च, जब ऋत शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का, किसी पूर्वगामी मतलब पहले वाले शब्द का तृतीया समास हो, तृतीया समास मतलब तृतीया समास हो, जैसे सुखेन दुखेन ये सब क्या है, तृतीया है और वो समास भी हो तो तब भी हो, तब भी पूर्वगामी अ और ऋत के, पूर्वगामी अ और ऋत, अ से ऋत के री से मिलकर आर बनेगा। आर यानी क्या बनेगा, आर मतलब वृद्धि होगा, आर क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और ये जो आर बना है वृद्धि संज्ञक वर्ण आर से बना है, रेप के साथ आने पर यहाँ पे अब देखते हैं कि सुखेन ऋत, जैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सुखेन ऋत, सुखेन, यहाँ से क्या होगा, सुख, इसके तृतीया का लोप होगा, सुखेन में तृतीया का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, धन ऋत हो जाएगा, और यहाँ से सुख से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और ऋत से री निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा त, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सुख, और अ और री मिलके क्या बन रहा है, अर न बन के क्या बन रहा है, आर बन रहा है, आर बन रहा है तो सुकार्त क्या हो जाएगा, सुकार्त हो जाएगा। और उसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी वृद्धि संधि, और किस सूत्र से हो रही है, तो तृतीय च तृतीया समास से वार्तिक से हो रही है। और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था संहिता कार्य के लिए, संहित कये पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। मतलब संहिता कार्य एक पद में, किसमें, संहिता कार्य कहाँ कहाँ अनिवार्य होगी, एक पद में, धातुओं में, उपसर्गों में और समासों में संहिता कार्य यानी संधि करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे जब समास है तो यहाँ संधि क्या है, अनिवार्य है। लेकिन अगर वही वाक्य दिया हो, जैसे कि वह लड़का है, यह क्या है, एक वाक्य है,
और ये कई शब्दों से मिल गया। वह एक शब्द है, लड़का एक शब्द है एक शब्द है। यहाँ पे संहिता कार्य अनिवार्य होगी। संहित के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गे हो, नित्या समास से वाक्य तुषा विवक्षा पिछते। इस तरह आप लोग गायन करेंगे तो ये सूत्र याद हो जाएगा। और इस सूत्र को याद रखिए कि कहाँ कहाँ संहिता कार्य अनिवार्य होगी, कहाँ कहाँ नहीं होगी। इस सूत्र के माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि तृतीया समास। तृतीया तत्पुरुष समास मतलब कि तृतीया समास, अगर तृतीया समास दिया है, अगर वो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी कुछ भी लिखा है तो एक ही ऐसा समास है जिसमें कारकों का उपयोग हुआ है, वो क्या है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। समास में संहिता कार्य संधि अनिवार्य होती है। और हम लोगों ने किस सूत्र से पढ़ा? संहित कय पदय नित्या, संहित कय पदय नित्या नित्या धातु उपसर्गे हो, नित्या समास से वाक्य तुषा विवक्षाम पिछते। नित्या समास से वाक्य तुषा क्या पढ़ा इस लाइन में? नित्या समास से पढ़ा हम लोगों ने। संहिता कार्य नित्या मतलब अनित्य होगी, यानी अनिवार्य होगी। संहिता कार्य अनिवार्य होगी किसमें? समास में संहिता कार्य अनिवार्य होगी। यहाँ पर ये लिखा गया है। इसको आप लोग जो है लाइन बाई लाइन नोट कर लीजिए। ये अपने आप में ही एक शार्ट नोट्स है। इसके माध्यम से आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दुखेन ऋत, जैसे हम लोगों ने सुखेन ऋत पढ़ा, सुखार्ता हुआ, उसी प्रकार दुखेन ऋत यहाँ पे है दुखार्थ। दुख से ख में अल हलंत लगा तो निकला अ, और ऋत से निकला री। तो दोनों के स्थान पे अर्ण होके आर हो गया, क्योंकि इस सूत्र से बना है। द्वितीय तृतीया समास से वार्तिक से यहाँ पे दुखार्ता हो जाएगा। और अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक सूत्र को। यहाँ पे एक सूत्र है, इस सूत्र को पढ़ते हैं। ऋत्यक तिथि परे पदांता अका प्रागवत। इस सूत्र के बारे में हम लोग समझते हैं। जब अ आ ई उ री तथा री जब किसी पद के अंत में रहे, मतलब किसी पद के अंत में, पद के अंत का मतलब समझ रहे हैं? जब किसी पद के अंत में रहे, जब वो अंत में रहेंगे तो किसी जो संधि का पहला वर्ड होगा उसके शुरू में रहे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सुख में अंत में क्या है? अ ही है ना। इसी तरीके से अ रहे, ई रहे, उ रहे, री रहे, तो वही यहाँ पर भी कर रहा है। किसी पद के अंत में रहे और इनके बाद हस्व री आवे। इनके बाद केवल क्या है? हस्व री, छोटी री आवे, तो वे विकल्प से हस्व हो जाते हैं। विकल्प यानी, विकल्प का मतलब जहाँ हमने पहले ही चर्चा किया कि विकल्प जहाँ भी हो वहाँ पे क्या समझना है? गुण समझना है। गुण हो जाएगा। वे विकल्प से हो जाते हैं। वे का मतलब यहाँ क्या हुआ? अक से हुआ। अक मतलब अप्रत्याहार। अयुरलिक भाषा सूत्र से आप लोगों ने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछली वाली क्लास में हमने इस पे विस्तृत चर्चा किए हुए हैं, जो कि हम लोगों ने वर्ण विचार के नाम से क्लास पढ़ी हुई है। आप लोग पिछली क्लास देख लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं। पूर्ववर्ण क्या लिखा है? पूर्ववर्ण उत्तरवर्ण। अक री, अक प्रत्याहार में क्या क्या है? अ आ ई उ री। अक प्रत्याहार कर दिए तो ये सारे वर्ण आ गए। इसके बाद क्या है? री आए, हर्ष री, वो भी छोटी री आए, बड़ी री ना आ जाए। बड़ी री आएगा तो गलत कर देंगे, बड़ी री नहीं होनी चाहिए, छोटी री आवे। ये ग्राफ देख लीजिए आप लोग अच्छे से। यदि पहले से हर्ष है तो वह भी फिर से हुआ हर्ष माना जाएगा। मतलब यदि वो पहले से हर्ष री है तो फिर से वह हर्ष माना जाएगा। इस प्रकार हुई हर्ष विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होती है, फिर दूसरी संधि इसमें नहीं होगी। अगर वो एक बार हर्ष री हो गई तो उसमें दूसरी संधि हो ही नहीं सकती। इसे प्रकृति भाव कहते हैं। यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है। गुण संधि का क्या करता है? विकल्प प्रस्तुत करता है। अब हम लोग आइए आगे देखते हैं, इसके उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं उसी संबंधित। यहाँ पे क्या है? जैसे ब्रह्माधन ऋषि दिया है। ब्रह्मा का क्या निकला? ब्रह्मधन ऋषि है। ब्रह्म में हलंत लगाया तो यहाँ निकला आ, और ऋषि में से निकला री। यहाँ पे बचा ऋषि ही, तो आ और री मिलके क्या हो जाएगा? आ और री मिलेगा, गुण विकल्प होगा तो अर हो जाएगा। जब अर होगा तो क्या बनेगा? एक ब्रह्मसी।
ब्रह्मर्षि बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुण विकल्प से क्या बना, ब्रह्मर्षि हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और नियम लगेगा कि प्रकृति भाव ऋतिकः, जो हम लोगों ने ऋतिकः सूत्र पढ़ा वो प्रकृति भाव के लिए पढ़ा। प्रकृति भाव से क्या बन जाएगा, ब्रह्म और ऋषि, ये हटा देंगे हम लोग, ब्रह्म से ब्रह्म हो जाएगा और ऋषि से ऋ, हस और ऋ जो हम लोगों ने पढ़ा उसे ब्रह्म ऋषि भी हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। ये दोनों के दोनों संधियाँ सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट विकल्प पे आते हैं, सप्त ऋषि राम। उसी प्रकार से ऋतिका प्रकृति भाव से सप्त ऋषि राम बन जाएगा, सप्त ऋषि राम, सप्त ऋषि राम हो गया। और यहाँ पे गुण विकल्प से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण विकल्प से क्या हो जा रहा है, गुण विकल्प से हो रहा है कि सप्त ऋषि राम, आदि गुण सूत्र से हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गुण संधि पढ़ रहे थे, गुण संधि जो है, गुण संधि आज हम लोगों की जो थी पहली क्लास में हम लोगों ने केवल गुण संधि के बारे में जाना था और उसके एक विशेष नियम अच्छाद नियामक संख्यानम के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने आज उसके भी कुछ विशेष नियम जो गुण संधि के क्या थे, अपवाद थे, उसके बारे में चर्चा किया। और अब हम लोग उसके कुछ उदाहरण को पढ़ लेते हैं जिससे आप लोग को दोबारा पढ़ने की संधि जरूरत ना पड़े। आप लोग इस क्लास को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। एक क्लास हल्का थोड़ी बड़ी हो रही है, आधे घंटे करीब एक क्लास हो जा रही है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद कुछ उदाहरण किताबों के माध्यम से लें और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण जो है 4 स्टेप में करें। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में, जिस तरह से हमने बताया 4 स्टेप में तोड़ के करना, उस तरीके से करें। इससे आपको सारे के सारे उदाहरण जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है, और सारे के सारे सूत्र अच्छी तरीके से वाचन करके याद करेंगे। आप सबको सारे के सारे बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब हम लोग इसको उदाहरण कर लेते हैं। उपधन इंद्र, उप से क्या निकलेगा, उप में हलंत लगेगा, अ निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा। अ के बाद ई आए तो क्या होता है, ए होता है, पढ़े थे। तो यहाँ हो जाएगा उपेंद्र। उसी प्रकार से हम लोगों ने अब यहाँ देख लेते हैं गढ़, गढ़ से क्या निकलेगा, गढ़ में लगेगा हलंत, यहाँ से निकलेगा अ ई अ, और यहाँ से निकलेगा ई। दोनों के स्थान पे हर्ष दीर्घ अ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पे ए ही होगा। यहाँ से हो जाएगा गणेश। ए का मात्रा क्या होता है, यहाँ एक बार मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। ए या अ, ए की मात्रा इस तरह की होती है, ए की मात्रा इस तरह की होती है, ओ की मात्रा इस तरीके से होती है, और ओ की मात्रा जो है, ओ की मात्रा किस तरीके से होती है, ओ, ये ओ की मात्रा है। अगर आ हम ओ कहे इस तरीके से लगाएंगे, ओ कहे तो इस तरीके से लगाएंगे, ए कहे तो इस तरह मात्रा लगाएंगे, एक, और यहाँ पे अय कहे इस तरह की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे गंगाधरेश्वर, गंगाधरेश्वर से क्या लिख रहा, गंगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। गंगा में हलंत लग जाएगा, यहाँ निकलेगा आ, और यहाँ से निकलेगा ई, और ये स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। आ और ई मिलके क्या हो जाएगा, अ। यदि अ के बाद ई आए तो ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा गंगे स्वर, गंगेश्वर हो जाएगा। इसी तरीके से माया उस री, यहाँ से आ, यहाँ से ऊ, दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओ। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला आ, यहाँ से निकला ऊ, दोनों के स्थान पे हुआ ओ। तो यहाँ पे हो जाएगा मायो उसर्जी, महाधन ऋषि, महर्षि। यहाँ से निकला आ, यहाँ से निकला री, दोनों के स्थान पे हुआ अर, यहाँ से हो गया महर्षि। यहाँ से निकला अ तौलिकार में, यहाँ से निकला री, दोनों के स्थान पे हुआ अल, तो यहाँ हो जाएगा तवलकार। और जो अर और अल होता है, अ से ही बनता है। यहाँ अगर रे के साथ आए तो अर, और लपर के साथ आए तो अल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आप ये अ के साथ मिला तो अर हो गया, और अ के साथ मिला तो अल हो गया। इसी तरीके से हम जो है व्यक्तियों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति होती है। हम लोग जैसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, हम भी उसी तरह धीमे धीमे करके बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सही संगत को पकड़िए, इससे भी सही दिशा में चल सके। अब हम लोग यहाँ पे जो कुछ अपवाद थे उसके बारे में पढ़ा था। ये जो अक्षरोहिणी पढ़े थे हम लोग, अक्षरोहिणी एक ही सूत्र से पढ़ा था, अच्छादुहिन्यामुप संख्यानम। यदि अच्छ के बाद ऊह ऊढ़ ऊह उहिनी शब्द आए तो वो क्या हो जाएगा, अया, अ के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऊ आए तो क्या हो जाएगा,
आर गुणा से ओ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है, यानी वृद्धि हो जा रहा है। ये छा ध्वनिया मुख्य संख्या सूत्र से हुआ है, छोड़ी हो जा रहा है। और ये प्राधन उआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राद होड्य शेष से पढ़ा था, प्राद होड्य शेष से पढ़ा था। प्र के बाद ऊढ़ ऊढ़ आदि शब्द आए तो उसके स्थान पे प्र का उ के स्थान हम लोगों ने ओ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। ये गुण का अपवाद है। यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, इसमें भी वृद्धि संधि होगी। और उसके बाद हम लोगों ने स्वाद ऋण से पढ़ा, स्वधन ई रह स्वर हो जा रहा है। यहाँ का अ और यहाँ का ई हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। ये भी गुण संधि का अपवाद है। अगर स्वधन ई रह स्वर दिया गया है उसमें हम लोगों को वृद्धि संधि पूछे कौन संधि होगी, तो हम लोग बताएंगे वृद्धि संधि है, क्योंकि ये गुण संधि का अपवाद है। और सूत्र पूछिए बताएंगे स्वाद ऋण से हुआ है। इस तरीके से होगा। और यहाँ पे इसी तरीके से आप लोग भी उदाहरण ले लीजिए। और एक उदाहरण और यहाँ पर है, उपप्रधरिच्छति, प्र से अ, रिच्छद से रे निकलेगा, यहाँ पर होना चाहिए था अर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, आर हो गया है, आर हो गया है। और प्राच्छद बन गया है, ए बना है। उपसर्गात दिति धातु, एक ही सूत्र से है, उपसर्गाद उपसर्गाद धृति धातु, उपसर्गाद धृति धातु से बना है। आज हम लोगों ने संपूर्ण गुण संधि के बारे में पढ़ा। अब गुण संधि आज यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम लोग वृत्त संधि पे चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये क्लास पहुँच सके। और हम लोग इसी तरीके से अब अगली क्लास में वृत्त संधि के बारे में जानेंगे। और हम लोग धीमे धीमे करके क्लास बाय क्लास करके टॉपिक बाय टॉपिक पूरे बाबूराम सक्सेना की जो किताब है का व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, उसके सभी टाइप को हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग खुश रहिए, यही मैं आशा करता हूँ। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद।